नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस वर्ष देश का निर्यात 750 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। इसरो ने मंगल या शुक्र पर उपग्रह भेजने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसेलरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा ने तरल हाइड्रोजन रिसाव के बाद आर्टेमिस 1 मिशन फिर रोका। केंद्र इस महीने की 17 तारीख से वर्ष भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति समारोह शुरू करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर छापे मारे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर जारी करेंगे। लद्दाख में लेह में आज पहली माउंटेन साइकिल विश्व कप का आयोजन हो रहा है और एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। सुपर 4 के पहले मैच में कल रात श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। भारत वर्ष 2029 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा वृद्धि दर पर भारत 2027 में जर्मनी और संभवतः 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 के बाद से बड़ी मात्रा में ढांचागत बदलाव हुए हैं और इस समय वह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने तैयार की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से पता चलता है कि भारत इस वर्ष वार्षिक आधार पर डॉलर के संदर्भ में ब्रिटेन से आगे निकल गया है। अब भारत अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे रह गया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। आकाशवाणी से बातचीत में आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में ऐसे ही तेज वृद्धि होती रही तो भारत कुछ ही वर्षों में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस साल देश का कुल निर्यात 750 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा। पिछले वर्ष ये 676 अरब अमरीकी डॉलर था। वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल निर्यात 450 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि सेवा क्षेत्र में निर्यात 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। निर्यात आंकड़ों की जानकारी देते हुए श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि इस साल अगस्त में निर्यात 33 अरब अमरीकी डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात पिछले साल की तुलना में 192 अरब अमरीकी डॉलर अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.1% अधिक है। We will have to keep pushing into newer markets and sustain that momentum. Now, what is the reason for the flat growth in exports? You must understand that because of inflation, to ensure controlling inflation in India and ensure adequate availability of certain products, we have put some restrictions. You're aware that wheat has almost gone into a negative list. We have put serious restrictions on steel export as well as pellets. That has gone into a negative list. Some other products have also got export duties. Plus, iron ore also was put under restrictions last year. श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि अगस्त 2022 तक आयात 61.88 अरब रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। चालू वित्त वर्ष के 5 महीनों में भारत के आयात में 45% की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 318 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। उन्होंने कहा कि कोयला और पेट्रोलियम के आयात में वृद्धि हुई है और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि देश का 25% आयात उपभोक्ता वस्तुओं के लिए होता है, जबकि 75% आयात कच्चे माल के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसी अनूठी तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग मंगल और शुक्र ग्रह सहित अन्य मिशनों के लिए किया जा सकेगा।
इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसिलरेटर IAD नाम की ये तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि इस तकनीक के सफल परीक्षण से कम लागत में स्पेंट स्टेज रिकवरी का मार्ग प्रशस्त होगा। परीक्षण के दौरान IAD पेलोड की गति धीरे धीरे कम करने में सफल रहा और अपने निर्धारित मार्ग पर ही बना रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन की उड़ान कल रात दूसरी बार स्थगित कर दी गई। हाइड्रोजन रिसाव के कारण नासा को ये फैसला करना पड़ा। आर्टेमिस 1 नामक ये चंद्र रॉकेट मरम्मत के बाद अब मध्य अक्टूबर तक ही प्रक्षेपित किया जा सकेगा। ये नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों और उपकरणों को चंद्रमा पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए की गई है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने इस महीने की 17 तारीख से अगले 1 वर्ष तक के लिए हैदराबाद मुक्ति दिवस कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दे दी है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार वर्ष भर चलने वाले इन आयोजनों का उद्देश्य संस्थान की मुक्ति और भारतीय संघ में विलय के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीन के अवैध ऋण ऐप्स के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेमेंट गेटवे, पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने कहा है कि बेंगलुरु में इन 3 कंपनियों के परिसरों सहित 6 परिसरों की तलाशी ली गई। छापे के दौरान चीन के व्यक्तियों के नियंत्रण वाली कंपनियों की मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि चीन के व्यक्तियों को डमी निदेशक बनाने के लिए भारतीय नागरिकों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और अवैध तरीकों से आय के स्रोत बनाए गए। निदेशालय ने चीन के अवैध ऋण ऐप्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उस वक्त शुरू की थी जब बेंगलुरु पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने चीन के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कम राशि के ऋण लेने वालों की जबरन वसूली और उत्पीड़न के लिए 18 प्राथमिकी दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर जारी करेंगे। इसके अलावा श्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों का उद्घाटन भी करेंगे। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह अहमदाबाद में अहमदाबाद नगर निगम के स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री शाह अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया में 6ठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट का उद्घाटन करेंगे। 6 सितंबर तक चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर से विभिन्न जेलों के 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भाग लेंगे। शाम को श्री शाह अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया में 36वें राष्ट्रीय खेलों के कर्टन रेजर और 11वें खेल महाकुंभ के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर और गान का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य भर के गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित होंगे। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय खेल देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो इसी महीने की 29 तारीख से गुजरात में शुरू होगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जन भागीदारी पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सरकार या गैर सरकारी संगठन लोगों को अंगदान के लिए तैयार नहीं कर सकते। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में स्वस्थ सबल भारत संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत में अंग और नेत्रदान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करना और चुनौतियों का समाधान खोजना था। उन्होंने कहा कि अंगदान का मुद्दा देश के साझा समृद्धि की परंपराओं से जुड़ा हुआ है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श भी करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। उनके अजमेर जाने की भी संभावना है। अक्टूबर 2019 के बाद शेख हसीना की भारत की ये दूसरी यात्रा है। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस साल देश का निर्यात 750 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा। इसरो ने मंगल या शुक्र पर उपग्रह भेजने के लिए इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नासा ने तरल हाइड्रोजन रिसाव के बाद आर्टेमिस 1 मिशन को फिर रोका। केंद्र इस महीने की 17 तारीख से साल भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति समारोह की शुरुआत करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चीन के अवैध ऋण ऐप्स के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर मारे हैं छापे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर को जारी करेंगे। लद्दाख में लेह में आज पहली माउंटेन साइकिल विश्व कप का आयोजन हो रहा है और एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 में आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। सुपर 4 के पहले मैच में कल रात श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से किया पराजित। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है भारत का लगातार बढ़ता खाद्यान्न भंडार। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं कृषि वैज्ञानिक हरवीर सिंह और हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। दुनिया के तमाम देशों में विश्व खाद्य संकट को लेकर चर्चा हो रही है। मोटे तौर पर समझें तो विश्व खाद्य संकट यानी दुनिया की जितनी आबादी है उनके लिए भोजन की कमी। दूसरी तरफ अगर भारत में हम देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार खाद्यान्न भंडार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सरकार की कल्याणकारी नीतियां, किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं के साथ साथ कृषि तकनीक में बढ़ोतरी भी शामिल है। हरवीर जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में जो डेटा आया है, अगर डेटा के गुणागणित से समझें तो चावल के उत्पादन में भारत ने बहुत प्रगति की है। क्या कहते हैं आंकड़े? हम लोगों ने लगातार रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया और बेहतर मानसून रहे बैक टू बैक। उसके चलते 2021-22 का जो आंकड़े आए उसमें जो फोर्थ एडवांस एस्टीमेट थे उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 315 मिलियन टन का, उससे भी ज्यादा। और उसमें राइस का प्रोडक्शन भी हमारा काफी ज्यादा है, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये एक बेहतर बात है कि हमारे पास स्टॉक्स भी अच्छे रहे क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था। तो इसके चलते भारत इस वक्त जो है दुनिया का जो सिचुएशन है खाद्यान्न के मामले में वहां पर बेहतर स्थिति में है। और उसी के चलते अगर हम ये माने कि जो FAO का जो फूड इंडेक्स है वो रिकॉर्ड लेवल पर चला गया था, उसके बावजूद हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी। चीनी की भी जब बात करते हैं तो चीनी से जुड़े जो आंकड़े आए वो भी बताते हैं कि चीनी का उत्पादन 12 वर्षों से ज्यादा समय में बहुत बेहतर रहा है। हाँ, इस साल चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड तक पहुंचा है और हमारी जो खपत है करीब 270-75 लाख टन तक की है। हमने इस साल 100 लाख टन चीनी का निर्यात किया, तभी कर पाए। और इसके पहले साल भी किया करीब 60 लाख टन का, उसके पहले साल भी किया। ये तभी संभव हुआ कि जब हमारे पास सरप्लस में चीनी थी। और ये इत्तेफाक ये था कि दुनिया के मार्केट का हमें बहुत फायदा मिला। जिस वक्त दुनिया के जो बड़े चीनी उत्पादक देश हैं उसमें ब्राजील हो, थाईलैंड हो, जब वहां पर उत्पादन गिर रहा था उस साल हमारा उत्पादन बेहतर था। अभी तक लेटेस्ट जो इसमें निर्यात की जो अनुमति है शुगर सीजन का एक्सपोर्ट का जब हम माने, बिना सब्सिडी के भी हम लोग बेहतर दाम पर निर्यात कर पाए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हमारे लिए सुटेबल था और हमारे पास देश में
सरप्लस स्टॉक काफी ज्यादा था, तो उससे दोहरा फायदा हुआ। एक तो जो प्रोड्यूसर कंपनी थी उनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक उनको मेंटेन नहीं करना पड़ा, उनका रेवेन्यू फ्लो अच्छा हुआ, जिससे कि किसानों को सही दाम मिल पाए। और दूसरी तरफ मार्केट से जो हम लोगों ने फायदा उठाया बेहतर दाम का, हम लगातार कॉम्पिटिटिव रहते हुए निर्यात कर पाए। हरवीर जी, आप लंबे समय से कृषि जगत और कृषि उत्पादों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पिछले 8 वर्षों में मौजूदा सरकार की नीतियों से कितना सकारात्मक बदलाव हुआ है? 2-3 विषय होते हैं। एक तो ये है कि किसान को दाम बेहतर मिले, और दूसरे के हम लोग उस तरीके की नीतियां बनाए कि किसान जो है उत्पादन करने के प्रति आकर्षित हो। उसमें एक बड़ा बदलाव तो ये है कि दालों में हमारी आयात निर्भरता बहुत ज्यादा थी, और इसके लिए बड़ा नीतिगत जो बदलाव हुआ उसमें एक तो दालों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो काफी बढ़ाया गया, और बोनस भी दिया गया कई बार। उसके साथ ही जो सरकार की तरफ से खरीद की गई और बफर स्टॉक्स बनाया गया। उसका दोहरा फायदा ये हुआ कि एक तो किसानों को ज्यादा दाम मिला, और बाजार में कीमतों के भारी उतार चढ़ाव से राहत मिली, और हमारी आयात के ऊपर निर्भरता काफी कम हुई। दूसरे जो फसल बीमा योजना है उसका फार्मर्स को एक तरीके का जो प्रोटेक्शन है नेचुरल कैलेमिटीज से और इस तरीके की जो दिक्कतें हैं जिसमें फसल को नुकसान होता है, उसमें राहत के लिए उसका विस्तार हुआ और इस स्कीम को मॉडिफाई किया गया, और प्रोक्योरमेंट काफी बढ़ा है। इस मामले में एक और चीज है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है, वो आपका मार्केटिंग में हो, वो आपका फसल प्रबंधन में हो, वहां पर जो नई टेक्नोलॉजीज और आईटी का जो इस्तेमाल है वो काफी बढ़ा है। तो इसके जो फायदे हैं वो रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है वहां पर फायदा हुआ है। हरवीर जी, अंत में आपसे संक्षेप में ये समझना चाहेंगे, जो श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आंकड़ों के गुणागणित से परे उनकी दिलचस्पी ये है कि एक तरफ दुनिया खाद्य संकट की समस्या से जूझ रही है, भारत की क्या स्थिति है? एक तो लगातार 3 मानसून बैक टू बैक सामान्य मानसून रहे, और अगर हम देखें कोविड जैसे मुश्किल दौर में भी हमारे देश के किसानों ने बहुत बेहतर उत्पादन किया। हमारे पास खाद्यान्न के भंडार थे, जिसके चलते जरूरतमंद लोग थे उनको मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन दे पाई, क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स थे। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी के चलते चली, इसका श्रेय हमारे किसानों को जाना चाहिए। और कोविड के दौर में जब रबी की फसल तैयार थी, उसकी खरीदारी होनी थी, उसकी कटाई होनी थी, स्पेशली इस तरीके के राहत और डिसीजन लिए गए कि जो कृषि का जो कार्य है वो बाधित ना हो। इसके चलते अगर आप देखें, जब हमारी ओवरऑल इकोनॉमी करीब 7% सिकुड़ गई थी, उस वक्त भी कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 3% से ज्यादा रही थी। उसका मतलब ये है कि जो ग्रामीण भारत की जो लाइफ लाइन है, उनका जो आय का स्रोत है, उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो बनी रही। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय एग्रीकल्चर सेक्टर को, देश के किसानों को, और जिन लोगों ने उस तरह से नीतियां डिजाइन की उनको जाता है। इसीलिए जब दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे, खासतौर से खाद्य पदार्थों के, उस वक्त हमारे दाम उस तरीके से नहीं बढ़े और वो लोगों की पहुंच में बना रहा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में सवेरे। आज चर्चा का विषय रहा भारत का लगातार बढ़ता खाद्यान्न भंडार, और चर्चा में भाग लिया कृषि वैज्ञानिक हरवीर सिंह और हमारे संवाददाता आनंद श्रीवास्तव ने। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2001 के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2001 में भारत की कोकिला प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती हूँ। गाना बनाते थे, मुझे कहा करते थे, देखो लता, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम नहीं गाओगे तो ये मैं गाना करूंगा नहीं। आज ये फिल्म देखते हुए मुझे सब लोग याद आए। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। जो एक लता नाम का पत्थर था, आज उन्होंने उसको भारत रत्न बना दिया है।
फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं नहीं होती। मैं बहुत बहुत सबके आभारी हूँ, आपके आभारी हूँ। जनता ने मुझे हमेशा साथ दिया है, हमेशा दुआएं दी है, प्यार दिया है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ इतना, उन्होंने मुझे स्नेह दिया है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी इसी वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2014 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव को ये पुरस्कार दिया गया था। The airport in Trivandrum around 4:30, 4:45 when I was waiting for the flight to Bangalore, I learnt about it. I'm very, very grateful. Working not just been writing papers after papers, books after books. For the last 54 years, I have a large number of young people who have done PhDs with me, done research with me, and at the end of such a long career, if somebody looks at it and say it deserves an highest national award, I'm very grateful. I have got a lot of international awards in science, that is different. But getting a national award, my own country giving it, I think it's a great honor. टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 34,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। It's the biggest honor for me and I'm extremely delighted on receiving Bharat Ratna. I'd like to reiterate what I said a couple of months ago, that this recognition, this award, I'd like to dedicate this to my mother. I'm extremely proud to be born in this beautiful nation, and I'd like to express my gratitude for all the love, affection and support that I've received for a number of years. I'll continue to bat for India. I know my cricket is stopped, but I'll continue to bat for India and try my best to give the people of India a reason to smile. वर्ष 2015 में विद्वान और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री और अनुभवी सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया। वर्ष 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ये सम्मान मिला था। शिक्षाविद और समाज सुधारक नानाजी देशमुख को भी इसी वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मानव की जो समग्रता है उसके संबंध में ये निश्चित एक आधारशिला बनाई कि मानव केवल शरीर नहीं, मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों मिल करके एक एकात्म व्यक्तित्व है और इन चारों का संतुलित विकास यह मानव का विकास है। लेकिन आधुनिक काल की परिस्थिति में उसे स्पष्टता देने का काम कोई नहीं करना, वो दीनदयाल जी ने किया है और इसलिए आज भी उनका चिंतन उपयुक्त ही नहीं है तो उस चिंतन को कार्यान्वित करना यह भावी समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनेगा। असम के प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका को भी वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रिवॉर्ड एंड अवार्ड दोनों मिला एंड NFDC perhaps got for the first time such money for a musical. Music was not inseparable from international films, you see. दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात 9:30 से 10 बजे तक प्रसारित होता है। हर सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों के उत्तर दिया करते हैं। अभ्यास कार्यक्रम की अगली कड़ी शनिवार 10 सितंबर को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है संस्कृत। अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044
या abhyas.air@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि है 7 सितंबर। भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है लद्दाख का लेह शहर। लद्दाख प्रशासन और भारतीय साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से लद्दाख पुलिस आज से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये प्रतियोगिता दुनिया भर के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाली 10 पेशेवर साइकिलिंग दौड़ों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस आयोजन में 20 अंतर्राष्ट्रीय, 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिल चालक भाग लेंगे। भारत में पहली बार हो रहे UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप के आगमन को लेकर युवाओं में, विशेष रूप से पेशेवर साइकिल चालकों में उत्साह है। UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप में भाग लेने के बारे में हिमाचल प्रदेश से नेशनल MTB चैंपियन शिवेन ने कहा, It's a very new format for us Indians. This is the first time this format is being organized in India, and it's a great opportunity to be racing with the international riders. इसी तरह कुछ पेशेवर साइकिल चालकों ने हाल ही में संपन्न हुई इंडोनेशियन एलिमिनेटर इवेंट में भाग लिए हैं। 4 बार के राष्ट्रीय चैंपियन मणिपुर के रहने वाले खारिक सिंह एडोनिस तंगपू ने कहा, Ladakh is proposing such a good event like World Cup, XC World Cup, so that's wonderful news for us. We're all very happy about this. This will help us a lot because we are going to learn a lot from this, because if there are people, like all these international riders coming here, then we know where we stand and what we need to improve on. लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर आज लेह मेन बाजार में क्रॉस कंट्री एलिमिनेटर हीट एंड फाइनल को हरी झंडा दिखाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। और मुनीश, अब आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? चंद्रिका जी, आज विशेष ये है कि एक खबर है जो सभी अखबारों की सुर्खियों में छाई हुई है और सभी अखबारों ने भारत के दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की खबर को प्रमुखता से छापा है। जनसत्ता कहता है IMF का अनुमान, 1 दशक पहले 11वें पायदान पर खड़ा भारत अर्थव्यवस्था विस्तार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ आगे निकला। अब सिर्फ 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हमसे आगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के IIT दिल्ली में दिए गए संबोधन पर भी अखबारों ने सुर्खियां प्रकाशित की हैं। हरी भूमि कहता है, भारत में मौजूद अपार प्रतिभा का पूरी तरह से उपयोग करना है अभी बाकी। अमर उजाला की खबर है, विदेश मंत्री ने भारत नए आर्थिक सुधारों के लिए तैयार है। IIM अहमदाबाद के छात्रों के साथ चर्चा में देश में व्यापक सामाजिक परिवर्तन की सराहना की है। पेटीएम सहित 3 कंपनियों पर ईडी के छापों पर लगभग सभी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने शिकंजा शीर्षक से लिखा है, चाइनीज ऐप से जुड़ी जांच के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई। राजस्थान पत्रिका के अनुसार बेंगलुरु में 18 मामले दर्ज, छापेमारी में 17 करोड़ रुपए जब्त। जनसत्ता, राष्ट्रीय सहारा और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के भाजपा के शामिल हुए 5 विधायकों के समाचार के साथ बिहार में राजनीतिक गहमागहमी को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला और राजस्थान पत्रिका की खबर है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस मिशन को एक बार फिर तकनीकी खामियों के चलते रोकना पड़ा। नवभारत टाइम्स कहता है, सितंबर में सता रही है गर्मी, बूंदाबांदी के आसार पर अभी गर्मी से राहत नहीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत वर्ष 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस वर्ष देश का निर्यात 750 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर जाएगा। इसरो ने मंगल या शुक्र पर उपग्रह भेजने के लिए इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिसएलेरेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नासा ने तरल हाइड्रोजन रिसाव के बाद आर्टेमिस 1 मिशन फिर रोका। केंद्र इस महीने की 17 तारीख से वर्ष भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति समारोह शुरू करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के अवैध ऋण ऐप के खिलाफ जारी जांच के सिलसिले में पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर छापे मारे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गान और शुभंकर जारी करेंगे। लद्दाख में लेह में आज पहली माउंटेन साइकिल विश्व कप का
आयोजन हो रहा है। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में सुपर 4 में आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।